नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। सत सत नमन। तबस्सुम हंसी कहे सब खो गए, लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज अपनी ज़िंदगी का एक पन्ना जो मैंने लिखा आपसे रूबरू कराती। दोस्तों, ये हंसी मजाक मात्र हंसी मजाक नहीं है, ये गुनगुनाना और गाना केवल गाना और गुनगुनाना नहीं है। ये वो टॉनिक है जो हमारी सेहत को स्वस्थ रखता है, हमारे मन को प्रसन्न रखता है। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत कुछ संघर्ष किया, बहुत कुछ पाया और ये सभी के साथ होता है, लेकिन हमने अपनी किताब को जिस तरह से लिखा उसमें एक पन्ना कुछ यूं रहा। बात उन दिनों की है जब मेरा बेटा पढ़ने के लिए बिड़ला गया और वहाँ उसने दोस्तों के साथ आपसी सामंजस्य बिठाते हुए और अपनी क्लासेस अटेंड की और पढ़ने में बहुत ज़्यादा नहीं थे, खिलाड़ी बहुत थे। ऐसी परिस्थितियों में स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्टेड होते हैं उनके दो ग्रुप बन जाते हैं। ऐसा उनके साथ भी हुआ। तो बिड़ला स्कूल की खासियत है कि वहाँ पर ज़्यादातर बनिया के बच्चे आते हैं और वो दो ग्रुपों में मतलब रिश्तेदार एक साथ अपने बच्चों को सामूहिक रूप से भेज देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी कोई विवाद होता था तो वो सब एक दूसरे से रिश्तेदार जो होते थे आपस में मिल जाते थे। और चूँकि हमारे यहाँ तो सिर्फ ये अकेले गए थे तो इन्होंने जो चंद दोस्त बनाए थे वो इनका सपोर्ट करते थे। तो ग्रुपिंग हो गई और उस ग्रुप में काफ़ी लंबा विवाद हुआ और इन्हें अपने घर की याद आई और ये अपने घर की तरफ रवाना हुए। बहुत छोटे से थे। उसके बाद हम लोगों ने दोबारा उन्हें वहाँ स्थापित किया और समझाया और इस तरह से जब उन्होंने सोचा कि ये लड़ाई तो हमें अकेले ही लड़नी होगी तो उन्होंने अपने आप को फिट करने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ जिस चीज़ का वो ये है कि देखिए, परिवार होने के बावजूद भी लड़ाई हमें अकेले ही लड़नी होगी और लड़नी पड़ती है। अगर हमें कुछ बनना है, कोई वजूद बनाना है तो हमें सीखना होगा इन बच्चों से। और जब उसने ये देखा कि मेरे पापा यहाँ फिर से छोड़ गए हैं और मुझे ये लड़ाई अकेले लड़ना है, तो उसने अपने आप को फिट करने के लिए जो वहाँ पर जिम था, स्पोर्ट्स मैदान था, वहाँ उसने अपने आप को झोंक दिया। और दूसरा जो उसने काम किया वो अपने दोस्त बनाने का काम किया। दोस्तों, मैं अपने बच्चों से ही बहुत कुछ सीखती हूँ। देखिए किस तरह से उसने अपनी दोस्ती जो कि एक सफल जीवन के लिए ज़रूरी होता है, दोस्त बनाना शुरू किए। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को सिक्योर रखते हैं, हर जगह उनके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन वार्डन हॉस्टल में जाने से ये फ़ायदा हुआ कि उसने अपने आप को न सिर्फ फिट बनाया, हेल्दी बनाया, बल्कि अपने दोस्तों के माध्यम से एक ऐसा ग्रुप बनाया कि वो इंटर में आते आते तक उस स्कूल का एक की शख्सियत के रूप में आ गया। क्योंकि जब कोई पावरफुल व्यक्ति होता है, जिसके ज़्यादा दोस्त होते हैं, जिसका टीचर्स कहना मानते हैं, सुनते हैं, तो वो तो एक लीडर जैसा हो जाता है। तो मेरा मतलब ये है कि वो सिर्फ खेल में ही नहीं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे नंबरों से निकले। 95, 98% उनके आए और हेल्दी रहे, काफ़ी अच्छी हेल्थ उन्होंने वहाँ बनाई। दोस्ती का तो आलम ये है कि आज भी उनके पास हज़ारों की संख्या में दोस्त हैं। अगर कभी कोई आवाज़ लगाएं तो उनके पास दोस्तों की अच्छी खासी भीड़ है।
तो आगे उनका जो भी विचार है वो सामने आएगा। लेकिन वहाँ से उन्होंने सफ़र शुरू किया। तो एक तो मैंने ये सीखा कि आप जब तक फिट नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, जीवन की लड़ाइयाँ लड़ने में आप असमर्थ रहेंगे। दूसरी चीज़ मैंने सीखी कि खुशी दोस्त देते हैं, सपोर्ट दोस्त देते हैं, रिश्तेदार नहीं देते हैं। कभी भी आप देखेंगे रिश्तेदार आपका का सम्मान चाहेंगे, रिश्तेदार आपको एक दूसरे का अपवाद नहीं, मैं कहती हूँ कि अपवाद नहीं होते हैं, निश्चित अपवाद होते हैं और लोग बाग हेल्प करते हैं। लेकिन जो दोस्त निस्वार्थ भाव से आपका सहयोग कर जाते हैं, रिश्तेदार नहीं करता है। तो दोस्ती बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खुशियाँ देती हैं, आपके दुख सुख में निस्वार्थ भाव से खड़े हो जाते हैं, इन्हें आपसे कोई अपेक्षा नहीं होती है। उसके बाद जब वो वहाँ से वापस लौटे तो उनको इंटर के बाद लॉ करने के लिए भेज दिया गया पूना। दोस्तों, पूना में भी उन्होंने अपना एक संगठन तैयार किया और सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो वहाँ पर पॉपुलर व्यक्ति था, क्लास का, कॉलेज का प्रेसिडेंट था। तो उससे मिले कि किस तरह से मैं पॉपुलर हो सकता हूँ, किस तरह मैं यहाँ पर सब मुझे जान जाएं, ऐसा मैं बनना चाहता हूँ। तो ये जिज्ञासा जो बच्चे के मन में थी, उन्होंने बताया कि आप स्पोर्ट्स का सहारा लीजिए, स्पोर्ट्स के माध्यम से आप सब लोगों से परिचित हो जाएंगे। हर वर्ग, साइंस हो, आर्ट्स हो, लॉ फैकल्टी हो, कोई भी हो, वो आपसे रूबरू होगी। किसी भी तरह से स्पोर्ट्स देखने वाले होंगे, उसमें स्पोर्ट्स खेलने वाले होंगे, तो आप इस माध्यम से सबसे परिचित हो जाएंगे। तो ये एक रास्ता उन्होंने चुना और वहाँ पर भी अपना एक अच्छा संगठन बनाया। एक अच्छे नंबरों से वो सेलेक्ट हुए, यहाँ तक कि कुछ दोस्त और उनके फादर तक, उनके घरों तक उनका आना जाना हुआ और काफ़ी अच्छा अपना बना लिया। अब बताइए, इसमें रिश्तेदारों ने कहाँ सहयोग किया? यानी कि माता पिता ने भी उतना ही सहयोग किया जितना कि आर्थिक रूप से करना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हमारे माता पिता ने कुछ नहीं किया, हमारे रिश्तेदारों ने हेल्प नहीं की, इसलिए हम असफल हो गए, तो बिल्कुल गलत बात है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगी और ये लड़ाई मैंने अपने बच्चों से सीखी कि किस तरह से उसने अपनी एक पहचान बनाई। उसके बाद लॉ करने के बाद वो दिल्ली आ गया और दिल्ली में भी हमने उसके लिए एक रेजिडेंस ख़रीदा जहाँ पर उसको सुविधाएं जुटा दी। लेकिन बाकी वो सुप्रीम कोर्ट में क्या करता है, कैसे मैनेज करता है, कैसे अपने केस लाता है, कैसे वो सब हो, ये हमें कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हम इस लाइन में थे ही नहीं। और उसने वहाँ भी अपनी जगह बनाई। तो अब मैं वाक़या बता रही हूँ आपका कि पूना में कैसे उन दोस्तों ने एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। एक वाक़या बताती हूँ। दोस्तों, यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए जब आया मेरा बेटा, तो कुछ दिनों के बाद उसे जाना था और वो 10-15 दिनों में वापस चला गया। बच्चा जब चला जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। इस दृष्टि से अच्छा लगता है कि अब वो अपनी सही जगह पहुंच गया है पढ़ाई के हिसाब से, और यहाँ लड़कों का ग्रुप कहीं कोई गलत ना हो जाए, ऐसे करके दिमाग में रहता है। तो ख़ास तौर से फादर जो हैं वो बहुत टेंशन में रहते हैं इस दरमियान कि कहीं कोई बात ना हो जाए। जब वो आराम से अपने पूना लौट गया पढ़ाई के लिए, उसने जाके बताया कि पापा मैं आराम से पहुंच गया हूं, तो वो निश्चिंत हो गए। लेकिन देर रात मेरे पास एक फ़ोन आया और फ़ोन में उन्होंने बताया कि माँ, आज हमारे यहाँ हमारे दोस्त का एक फादर का फ़ोन आया है और वो हमसे पूछ रहे हैं कि रो रहे थे। तो मैंने कहा कि अब उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि मुझसे वो कह रहे हैं कि तुम आ जाओ और मेरे बच्चे को बचाओ। शक्ति, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ और मेरे हाथ से सब कुछ जा रहा है। तो मैंने कहा, आप क्या करना चाहते हैं? बोले, मैं जाना चाहता हूँ।
मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि फ़ादर को कैसे बताया जाए कि अभी तो गए हैं और तुरंत फिर वापस आए हैं। और शायद कोई भी फ़ादर या पुरुष जो है इस तरह की भावों को नहीं समझ पाएगा। वो कहेगा कि ये सब कुछ नहीं, एक बार पहुंच गए हैं, पढ़ाई आपकी ख़राब होगी और ये सब। मैंने उसके इमोशन को समझा और मैंने कहा मुझे 1 घंटा चाहिए, और मैंने 1 घंटे बाद उसे कॉल किया। मैंने कहा कि मैंने आपके खाते में पैसे डाल दिए हैं, जो भी करना बहुत ही सिक्योरिटी के साथ और सुरक्षा के साथ करना। आपकी वापसी जब भी हो आप तुरंत सूचित करना, आप जा सकते हैं। मैंने अपनी रिस्क पर उसको और भेज दिया, फादर को नहीं बताया। वो पूना से डायरेक्ट पहुंच गया अपने दोस्त के पास, और दोस्त इस फादर से मिला जाके, और उसको लेकर के वो अपने ग्रुप में लखनऊ चला गया। और इस तरह से वो काफ़ी समय तक वहाँ पर 2-3 दिन उसने वहाँ बिताए। 1 दिन जाना, 1 दिन आना एंड 1 दिन वहाँ रहना, 3 दिन लगे। 3 दिन के बाद उसका कॉल आया, और दोस्तों मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि ये जो फ़ैसला मैंने किया है वो क्या सही रहेगा, या मैंने ही अपना अहित कर लिया है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। माँ होने के नाते भी और एक महिला होने के नाते भी ज़रूरत से ज़्यादा आगे कदम बढ़ाया तो थोड़ा सा उलझन तो थी। लेकिन ईश्वर को मैंने प्रेयर की कि जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। ऐसे रिस्क मैंने कई बार लिए दोस्तों अपने बच्चों के लिए। और जब वो वापस आया और उसने कॉल किया, तब मुझे सांस में सांस आई, और मैंने कहा कि थैंक्स। रिज़ल्ट क्या रहा? उसने कहा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा माँ। हमने अपने ही तरीके से, जैसे हम मस्ती करते थे, हमने अपने दोस्त के यहाँ रुककर बहुत मस्ती की। और जब उसने वजह बताई कि क्या कारण था कि बिड़ला जैसे हॉस्टल में रहने के बाद बच्चे एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं। जब वो घर आते हैं तो वो आज़ाद हो जाते हैं और वो घूमने का काम करते हैं। सुबह शाम दोपहर इधर जाना उधर जाना, उन्हें लगता है जैसे उनको पंख लग गए हैं। तो माता पिता ये सोचते हैं कि ये एक ज़िम्मेदार बच्चा हमने सोचा था इंटर के बाद हो जाएगा, वो परिवार की ज़िम्मेदारी निभाने लगेगा, वो कुछ पढ़ने लगेगा। इतनी गंभीरता से उसको लेने लगते हैं और उसे कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। इससे क्या हुआ, उसके दिमाग पर उसका इतना गहरा असर हुआ कि जब 2-3-4 दिन या 10 दिन जो भी उन्होंने टाइम लगाया होगा, जब उसे बंद किया, खाना पहले देते रहे, वो लड़ता रहा, लेकिन बाद में उसने लड़ना बंद कर दिया, उसने खाना बंद कर दिया। अब ताला खुला भी रहता था लेकिन वो बाहर नहीं निकलता था। दोस्तों, बहुत नाजुक चीज़ होती है बचपन, बच्चों की परवरिश। ये यूं ही नहीं पल जाते हैं। अगर ऐसे ही पलते हैं तो उनके रिज़ल्ट भी ऐसे ही आते हैं। कई बार डिग्रियां तो ले लेते हैं लेकिन इमोशन के मामले में वो ज़ीरो होते हैं और बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, बहुत जल्दी भटक जाते हैं। लोगों ने बताया कि किस तरह से लोग बाग कामयाब होने के बाद भी आतंकवादी बन गए। उसका कारण ही है इमोशन। और उस बच्चे का तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, वो दोस्त नॉर्मल हो गया और फिर उसके फादर ने अपने बेटे से सॉरी कहा, हाथ जोड़े और उसके बाद भविष्य में ऐसा कुछ भी ना करने का फ़ैसला लिया और वो बच्चा स्वस्थ हो गया। धीरे धीरे उसे टाइम लगा लेकिन वो स्वस्थ हो गया। मेरा बेटा कांटेक्ट बनाए रखा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे बच्चे के ऊपर उसका गहरा असर हुआ और मेरे बच्चे को ये लगा कि माँ मेरे साथ खड़ी थी ऐसे मोमेंट में जब मुझे सख्त ज़रूरत थी कि मैं वहाँ पहुँचूँ। मेरी भावनाओं की माँ ने कद्र की और वो आज भी उन लम्हों को याद करता है और अभिव्यक्त बहुत कम करता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात रहती है। मेरा हाथ पकड़कर वो आँखों ही आँखों में आश्वस्त करता है।
ऐसे लम्हे मैंने अपने जीवन में दोस्तों बहुत देखे और बहुत ही सहयोग किया अपने बच्चों का। जब मैंने अपनी बेटी को उनके दोस्तों के बीच में जाने, पार्टियों में जाने, क्योंकि पहले तो हम बच्चों को बंद रखते हैं और बाद में उसका सिलेक्शन किंगफिशर एयरलाइन में हो गया और मैनेजर के पद पर हो गया, हमने उसे बॉम्बे अकेले भेज दिया। दोस्तों, अगर हम उन्हें सिखाएंगे नहीं, अगर उन पर हम विश्वास नहीं करेंगे, अगर उन्हें हम जाने आने नहीं देंगे तो उनका भटकना निश्चित है। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूँगी और निवेदन भी करूँगी कि आप अपने बच्चों को निकलने दीजिए, आप उन पर विश्वास कीजिए, आप अपने संस्कारों पर विश्वास कीजिए, अपनी परवरिश पर विश्वास कीजिए। तो अगर आपको विश्वास है आप अपनी परवरिश पर, वो कभी गलत नहीं होगी। आप उनके भावों को समझिए। हाँ, आप सतर्क रहिए, आप देखते रहिए कि कुछ गलत ना हो, लेकिन अगर आप गलत नहीं हैं, बच्चे गलत नहीं हो सकते हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि एक हीरे के व्यापारी ने जब देखा कि अब मैं अपना व्यापार अपने बच्चे को सौंपने जा रहा हूँ, तो उसने एक दूसरे व्यापारी से कंसल्ट किया। उसने पूछा कि कैसे मैं अपना पूरा कारोबार इसको सौंप दूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो जो दोस्त ने सलाह दी वो ये थी कि आप उनको कुछ अमाउंट दीजिए और कहिए कि परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, लेन देन से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, कार्ड आपको दिया नहीं जाएगा और आप अपनी परवरिश 1 महीना करके बताइए। और उस बच्चे ने अपने एक लिमिट में पैसे लेके निकल आया। उसके बाद उसने कई जगह अपने कमरा लिया, कई जगह उसने अपने खाने पीने की व्यवस्था की, कई जगह उसने नौकरी की। 1 महीना होते होते वो एक अच्छे होटल में काम कर रहा था। जब वो काम कर रहा था और सुबह सफाई कर रहा था, वो 1 महीना कंप्लीट हो चुका था। उसके फादर आके खड़े हुए, लेकिन वो अपने फादर के जूतों की तरफ उसकी निगाह थी, क्योंकि उसे सुबह जल्दी सफाई करना थी। तो उसने कहा, साहब आप एक तरफ खड़े हो जाइए, क्योंकि मुझे सफाई करना है और कस्टमर आते होंगे। तो उनके फादर ने आवाज़ लगाई कि बेटा, मैं कस्टमर नहीं हूँ, मैं आपका पिता हूँ, आपका 1 महीना पूरा हो चुका है, आप पास हो चुके हैं, अब आप मेरे साथ चल सकते हैं। लेकिन उसने कहा, नहीं पापा, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है और मैंने इनसे कमिटमेंट किया है कि मैं 1 महीना आपका पूरा काम करूंगा, मैं अपनी सैलरी लूँगा, पूरा महीना इनके साथ काम करूंगा, ये दूसरा सर्वेंट खोजेंगे, तब मैं आपके साथ आऊँगा। पिता रोने लगा, इमोशन में रोने लगा। उसने कहा, बेटा आप जीत गए, मैं अपना पूरा कारोबार अब आपको सौंप सकता हूँ। तो दोस्तों, अपने बच्चों की परवरिश बंजारे की तरह कीजिए, उन्हें भटकने दीजिए, थोड़ा सीखने दीजिए, जानकारी रखिए आप। और उनके हीरे के व्यापारी ने भी अपने आदमी लगा रखे थे, लेकिन उसको मालूम नहीं था। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे, आप अच्छे माता पिता बनेंगे, आपके बच्चे ये कहेंगे कि मुझे भविष्य अगले जन्म में भी यही माता पिता चाहिए। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।